बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 12 है। फाइंड द मोमेंट अबाउट द पॉइंट 5 माइनस 1 3 ऑफ द फोर्स 4i प्लस 2j प्लस के थ्रू द पॉइंट 5 2 4। वेक्टर एनालिसिस के इस क्वेश्चन में मोमेंट ऑफ द फोर्स का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है, तो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं हम। मोमेंट ऑफ द फोर्स, लेट्स सपोज के ये एक फोर्स F है, इस पॉइंट पे ये एक्ट कर रही है और इस पॉइंट के अबाउट हमने मोमेंट लेना है। याद रखें, जिस पॉइंट से फोर्स पास कर रही हो उस पॉइंट के अबाउट मोमेंट हमेशा उसका ज़ीरो होगा। और ये पॉइंट ए से फोर्स पास कर रही है और फोर्स का मोमेंट अबाउट ओ लेना है। मोमेंट से मुराद क्या होती है? टेंडेंसी टू रोटेट अ बॉडी, टेंडेंसी ऑफ अ फोर्स टू रोटेट द बॉडी। तो जो मैथमेटिकल इसकी डेफिनेशन है वो ये है कि अगर आपने इस फोर्स F का मोमेंट अबाउट ओ लेना है, तो जिस पॉइंट से फोर्स पास कर रही है, ओरिजिन से जिस पॉइंट के अबाउट आपने मोमेंट लेना है, वहाँ से जिस पॉइंट से फोर्स पास कर रही है वहाँ तक का पोजीशन वेक्टर लेंगे और मोमेंट का फार्मूला होगा m इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। तो ये वेक्टर प्रोडक्ट की एप्लीकेशन है। फिर सुन लें, फोर्स पॉइंट ए से पास कर रही है और फोर्स का मोमेंट अबाउट ए नहीं लेना बल्कि अबाउट ओ लेना है। ओ से ए तक का जो आप वेक्टर लेंगे उसकी क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे फोर्स के साथ। दैट विल गिव यू द मोमेंट ऑफ द फोर्स अबाउट पॉइंट ओ। सिमिलरली अगर आप इस क्वेश्चन की तरफ आएँ तो यहाँ दो वर्ड यूज़ हुए हैं। ये फोर्स है, इसका मोमेंट अबाउट दिस पॉइंट लेना है थ्रू द पॉइंट, यानी फोर्स जो है वो किस पॉइंट से पास कर रही है। ये फोर्स है जो उसने कितनी दी हुई है, 4i प्लस 2j प्लस के, और इस पॉइंट से पास कर रही है। थ्रू जो कह रहे हैं ना, थ्रू का मतलब है कि उस पॉइंट से वो पास कर रही है, और वो थ्रू क्या है, 5 2 4। ठीक है, और आपने किस पॉइंट के अबाउट लेना है, अबाउट द पॉइंट। इस पॉइंट के अबाउट आपने मोमेंट लेना है, और ये पॉइंट क्या है, 5 माइनस 1 3। तो आपको समझ आइए, फोर्स इस पॉइंट थ्रू जो कह रहा है ना वो उस पॉइंट से पास कर रही है, और जिस पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेना है उसके लिए वो लफ्ज़ यूज़ कर रहा है अबाउट। हमें क्या करना होगा, ये पोजीशन वेक्टर पॉइंट ए का मालूम करना होगा। तो अब आर जो आएगा हमारे पास, बता सकते हैं आर क्या आएगा सॉल्यूशन में। हेयर फोर्स एफ इज 4i प्लस 2j प्लस के, एंड आर वेक्टर नज़र आ रहा होगा कैसे निकालना है, 5 2 4 माइनस 5 माइनस 1 3, ऐसे निकलेगा ना। इसका पोजीशन वेक्टर में से इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो आपके पास आर वेक्टर आएगा। तो क्या बनता है आर यहाँ पे जी, 5 माइनस 5 0, 2 प्लस 1 हो जाता है 3, 4 माइनस 3 1। तो मोमेंट का फॉर्मूला है, मोमेंट किसके बराबर है, आर क्रॉस एफ। आर जो मैंने लिखा है 0 3 1, और फोर्स एफ 4i प्लस 2j प्लस के। तो मैं शॉर्टकट में एक को इस फॉर्म में लिख रहा हूँ और एक को इसको इस फॉर्म में लिख रहा हूँ, सिर्फ आपको समझाने के लिए कि इसको फर्क नहीं पड़ता। ये भी वेक्टर फॉर्म है, इसको आप आई जे के की फॉर्म में लिख सकते हैं जी। अब दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, डिटर्मिनेंट होता है। फर्स्ट रो में आई जे के, सेकेंड रो में पहला वेक्टर की कंपोनेंट जो कि हैं 0 3 1, और तीसरी रो में दूसरे वेक्टर की कंपोनेंट 4 2 1। ठीक है जी।
अब आप इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करें। 3/3 का डिटर्मिनेंट है, इसकी एक्सपेंशन करें। आई यूनिट वेक्टर 3 माइनस 2 माइनस जे यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगा 0 माइनस 4 प्लस के यूनिट वेक्टर 0 माइनस 12। तो ये बना आई यूनिट वेक्टर प्लस 4j माइनस 12k। दिस इज द रिक्वायर्ड मोमेंट ऑफ द फोर्स अबाउट दिस पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 के 2 पार्ट्स हैं। सिंप्लीफाई a डॉट बी स्क्वेयर प्लस a क्रॉस बी स्क्वेयर। फर्स्ट पार्ट देखते हैं। अब a डॉट बी कंप्यूट करने के लिए अगर आप a और b के दरमियान एंगल थीटा सपोज कर लें, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन a and b, देन a और b के दरमियान एंगल थीटा सपोज कर लिया। देन बताएं कि a डॉट बी स्क्वेयर, इससे मुराद पता क्या है, a डॉट बी, इसकी तो मैग्नीट्यूड आएगी नहीं ना, स्क्वेयर ही रहेगा। वो आएगा a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड कॉस थीटा स्क्वेयर। a डॉट बी की वैल्यू क्या है, a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, और ये बन जाएगा, इसको हम सिंपली लिख लेते हैं a स्क्वेयर बी स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा। सिमिलरली a क्रॉस बी स्क्वेयर, यहाँ मतलब ये है a डॉट बी तो स्केलर क्वांटिटी है, उसका स्क्वायर एज यूजुअल स्केलर आ जाएगा। लेकिन a क्रॉस बी एक वेक्टर क्वांटिटी है, जब उसका स्क्वायर कह रहे हैं तो एक्चुअली क्या कह रहे हैं, एक्चुअली वो ये कह रहा है a क्रॉस बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर। अब a क्रॉस बी मैग्नीट्यूड किसके बराबर होती है, a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड साइन थीटा और इसका स्क्वायर आ जाएगा। इसको भी हम लिख सकते हैं a स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा की फॉर्म में। अब फर्स्ट पार्ट इसका अगर हम सॉल्व करते हैं तो वो है a डॉट बी स्क्वायर प्लस a क्रॉस बी स्क्वायर, वो आता है a स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये आ जाएगा a स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि आपको पता है 1 के इक्वल होता है। इसका आंसर आ गया a स्क्वायर बी स्क्वायर। इसका अगर हम सेकंड पार्ट सॉल्व करें तो वो आएगा a डॉट बी स्क्वायर माइनस a क्रॉस बी स्क्वायर। दिस विल बी a स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस a स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये a स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर है, कॉस 2 थीटा। तो जस्ट सिंप्लीफाई करने के लिए कहा था, वो हमने कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 16, इफ a क्रॉस b इज इक्वल टू b क्रॉस c इज इक्वल टू c क्रॉस a एंड ऑल दीज आर नॉट इक्वल टू 0, देन शो दैट a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0। इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है, a क्रॉस b क्रॉस c के इक्वल है और वो c क्रॉस a के इक्वल है, ये तीनों इक्वल हैं और 0 के बराबर नहीं है, तीनों आपस में इक्वल हैं लेकिन तीनों ही नॉन ज़ीरो हैं। और फिर वो कहता है कि आप साबित करें कि a प्लस बी प्लस c 0 के इक्वल है। अब कैसे आप साबित कर सकते हैं a प्लस बी प्लस c 0 के इक्वल, जी अगर आप a क्रॉस प्रोडक्ट कंसिडर करते हैं
विद ए प्लस बी प्लस सी, तो क्या रिजल्ट आता है जी? वो आता है ए क्रॉस ए, क्रॉस प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव होती है ना, ए क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, ठीक है। अब सिमिलर वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट जीरो है, ये जीरो हो गया। ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी किसके इक्वल है? ए क्रॉस बी किसके इक्वल है? सी क्रॉस ए के। तो मैं इसको सी क्रॉस ए करूंगा तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव साइन आ जाएगा। ए क्रॉस सी को जब मैं सी क्रॉस ए करूंगा तो माइनस सी क्रॉस ए आ जाएगा। ये क्यों जीरो हुआ है? चूंकि ए की क्रॉस प्रोडक्ट जब ए के साथ ही रहेंगे तो वो सिमिलर वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट जीरो इसलिए आती है कि साइन जीरो आएगा, इसलिए आप। अच्छा ये क्या हुआ? ये ए क्रॉस बी बराबर है सी क्रॉस ए के, या मैं लिख देता हूं कि सी क्रॉस ए चूंकि इक्वल है किसके? ए क्रॉस बी के, तो लिहाजा मैंने सी क्रॉस ए की जगह ए क्रॉस बी लिख दिया। अब ए क्रॉस बी और ए क्रॉस बी जीरो हो जाता है, यानी ए क्रॉस ए प्लस बी प्लस सी की क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आ गई। सिमिलरली बी क्रॉस ए प्लस बी प्लस सी, ये कंसिडर करते हैं। ये जो आपके पास ए क्रॉस बी ए प्लस बी प्लस सी जीरो है, इससे क्या कंक्लूड करते हैं आप? ये जो आपके पास आया है ए क्रॉस ए प्लस बी प्लस सी, इससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं? क्या कंक्लूजन निकलता है? दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो ए और ए प्लस बी प्लस सी दोनों पैरेलल हैं, या दोनों में से एक जीरो है। समझ आ रही बात? ये तो जीरो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अगर ये जीरो हो तो फिर ए क्रॉस बी जीरो हो जाएगा, जो कि उसने क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कहा कि नहीं। स्ट्रेटजी समझ आ रही? यहां से ये पता चला कि ए क्रॉस ए प्लस बी प्लस सी, या तो दोनों में से एक जीरो है, या दोनों पैरेलल है। ये कंक्लूजन यहाँ से, ये तो जो कंक्लूजन है उससे ये तो पता है हमें कि ए तो ज़ीरो नहीं है, फिर ये ज़ीरो हो सकता है, लेकिन अभी हम यकीन से नहीं कह सकते। अभी ये भी चांस है कि ये दोनों पैरेलल हों। कंफर्मेशन क्या है, यकीन क्या है कि ए ज़ीरो नहीं है। अब चांसेस क्या हैं? या तो ए और ए प्लस बी प्लस सी पैरेलल हैं, या क्या है ए प्लस बी प्लस सी ज़ीरो है। अभी हमें कंफर्म नहीं, इसलिए हम आगे जा रहे हैं। बी क्रॉस, अब हमने पहले ए के साथ इसकी क्रॉस प्रोडक्ट ली थी, अब बी के साथ लेते। बी के साथ लेंगे तो क्या आएगा? बी क्रॉस ए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएं और क्रॉस प्रोडक्ट की बी क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी, ठीक है। बात फिर वही है कि ये ए क्रॉस बी क्रॉस ए को मैं लिख सकता हूँ माइनस ए क्रॉस बी, और बी क्रॉस बी ज़ीरो हो जाएगा, और ये आपने लिखा बी क्रॉस सी। मैंने ए बी क्रॉस ए को जब ए क्रॉस बी किया तो नेगेटिव साइन आ गया एंटी कॉम्यूटेटिव होने की वजह से। अब बी क्रॉस सी किसके इक्वल है? ए क्रॉस बी के। तो यह मैं लगाने लगा हूँ माइनस बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी। वजह क्या है कि बी क्रॉस सी बराबर है किसके? ए क्रॉस बी के। उसकी वैल्यू रिप्लेस कर दी, ये कट जाएगा, और आंसर यहाँ से भी दो कंक्लूजन्स हैं, या तो बी और ए प्लस बी प्लस सी आपस में पैरेलल है, या ये ज़ीरो है या ये ज़ीरो है। ये ज़ीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये ज़ीरो हुआ तो ये बी क्रॉस सी ज़ीरो हो जाएगा,
और बी क्रॉस सी ज़ीरो नहीं है, तो फिर क्या कंक्लूजन है कि बी जो है या तो ए प्लस बी प्लस सी के पैरेलल है या ये ज़ीरो है। ठीक है, ये दो आ रहे हैं हमारे पास, या तो ए इसके पैरेलल है या ये ज़ीरो है, बी इसके पैरेलल है या ये ज़ीरो है। ठीक है, आगे चलते हैं। सी क्रॉस ए प्लस बी प्लस सी कंसिडर करते हैं अगर हम, वो भी इसी किस्म की सिचुएशन देगा। सी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस बी प्लस सी क्रॉस सी। अब ये जो सी क्रॉस ए है ये माइनस एक, ये किसके बराबर है? बी क्रॉस सी के। तो हम इसे लिख सकते हैं सी क्रॉस ए और इधर चेंज कर देते हैं, इसे लिखते हैं माइनस बी क्रॉस सी। सी क्रॉस सी तो ज़ीरो ही होना है। अब यहाँ आएगा सी क्रॉस ए माइनस सी क्रॉस ए। रीज़न क्या है कि बी क्रॉस सी बराबर है किसके? सी क्रॉस ए के। ये भी कट गया, ये ज़ीरो हो गया। फिर वही कंक्लूजन, कौन सा कंक्लूजन? या तो सी और ए प्लस बी प्लस सी अब पैरेलल हैं, या ये ज़ीरो है, ये ज़ीरो नहीं हो सकता। अब एक लम्हे के लिए हम मानते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी ज़ीरो नहीं है। अगर हम ये मान लें फिर क्या होगा मैं बताता हूँ। अब आपको यहाँ आप लिखें, इसको आप रिलेशन 1 लिखें, इससे रिलेशन 2 लिखें, इससे रिलेशन 3 लिखें। आप ये कहते हैं इफ़ ए प्लस बी प्लस सी इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो देन फ्रॉम 1 vector A is parallel to A plus B plus C, from 2 vector B is parallel to A plus B plus C, and from 3 vector C is parallel to A plus B plus C। समझ आई? साबित हमने क्या करना है? ए प्लस बी प्लस सी ज़ीरो है। हमने सपोज कर लिया कि अगर ए प्लस बी प्लस सी ज़ीरो नहीं है तो फिर इनकी क्रॉस प्रोडक्ट तो ज़ीरो आई हुई है ना। तो अब ए तो पक्की बात है ज़ीरो नहीं है, ए प्लस बी प्लस सी भी आपने सपोज कर लिया ज़ीरो नहीं है। क्रॉस प्रोडक्ट ज़ीरो फिर कह रही है कि ए जो है इसके पैरेलल है। इसी तरह बी क्रॉस ए प्लस बी प्लस सी ज़ीरो है। अब बी ज़ीरो नहीं है, आपने अब ये भी कह दिया कि ये भी ज़ीरो नहीं है, तो फिर बी वेक्टर जो है इसके पैरेलल होगा। एंड सेम सिचुएशन अराइजेस फ्रॉम हेयर when you see C cross A plus B plus C is equal to 0, and obviously C is not equal to 0, and you have assumed that A plus B plus C is once again is not equal to 0, then obviously C should be parallel to A plus B plus C. अब सिचुएशन ये है कि ए बी सी तीनों ही ए प्लस बी प्लस सी के पैरेलल हैं, तो ए जो है वो बी के भी पैरेलल होगा, ए जो है वो सी के भी पैरेलल होगा। ये आपस में सारे पैरेलल होंगे, फिर ए बी के पैरेलल, बी सी के पैरेलल और सी ए के पैरेलल। और अगर ये सारे पैरेलल हैं तो इसका क्या बनेगा? ए क्रॉस बी ज़ीरो हो जाएगा। अगर ऐसी सिचुएशन है ए जो है ए प्लस बी प्लस सी के पैरेलल है, बी भी ए प्लस बी प्लस सी के पैरेलल है, सी भी ए प्लस बी प्लस सी के पैरेलल है, तो फिर ये सारे म्यूचुअली पैरेलल हो जाएंगे। ए बी सी तीनों ही पैरेलल हो जाएंगे। तीनों ही पैरेलल हो जाते हैं तो ए प्लस ए क्रॉस बी भी ज़ीरो हो जाएगा, बी क्रॉस सी भी ज़ीरो हो जाएगा, सी क्रॉस ए भी ज़ीरो हो जाएगा। तो आपको तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ये दिया हुआ है कि वो ज़ीरो नहीं है। तो जो हमने सपोज किया था कि ए प्लस बी प्लस सी ज़ीरो नहीं है वो गलत है। फिर क्या सही क्या है? ए प्लस बी प्लस सी ज़ीरो है। तो अब यहाँ ये लिखते हैं देन ए इज पैरेलल टू बी, बी इज पैरेलल टू सी,
C इज पैरेलल टू A, और ये इम्प्लाई करेगा A क्रॉस B इज इक्वल टू 0, B क्रॉस C इज इक्वल टू 0 एंड C क्रॉस A इज इक्वल टू 0, which is not possible. सो फिर सही बात क्या है, A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 0, विच इज नॉट पॉसिबल. सो A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 0, ये कंक्लूड हो गया. समझ आ गई सबको. अब ये A पैरेलल टू B हुआ तो A क्रॉस B 0 हो गया, अगर B पैरेलल टू C हुआ तो B क्रॉस C 0 हो गया, C पैरेलल टू A हुआ तो C क्रॉस A 0 हो गया. तो ये तो तीनों ही 0 नहीं होने चाहिए ना, क्वेश्चन की स्टेटमेंट तो ये है, तो तीनों ही 0 नहीं होने चाहिए. अगर तीनों ही 0 नहीं है तो फिर जो हम ये अज्यूम करते आए हैं कि A और A प्लस B प्लस C पैरेलल है, वो गलत है. जो हम ये अज्यूम करते हैं B और A प्लस B प्लस C आपस में पैरेलल है, वो भी गलत है. जो हमने ये अज्यूम किया था कि C और A प्लस B प्लस C पैरेलल हैं, वो भी गलत है. अज्यूम तो नहीं, कंक्लूड जो किया था. तो फिर डेफिनेट, यानी जब हमने ये कहा था ना A प्लस B प्लस C 0 नहीं है, तो फिर पक्की बात है कि इन दोनों का पैरेलल होना चाहिए था. तो ये जो कंक्लूड हम कर रहे थे कि ये दोनों पैरेलल हैं, वो गलत साबित हुआ, वो पैरेलल नहीं है. क्योंकि अगर ये भी पैरेलल, ये भी आपस में पैरेलल और ये भी पैरेलल हों तो फिर ये निकलता है, ये आना नहीं चाहिए. ये तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में है कि ये नॉन जीरो, यानी ए बी सी सारे के सारे नॉन पैरेलल वेक्टर्स हैं. तो हम ये अज्यूम करके कि ए और ए प्लस बी प्लस सी पैरेलल है, बी और ए प्लस बी प्लस सी पैरेलल है, सी और ए प्लस बी प्लस सी पैरेलल है, इस नतीजे पर पहुंच गए हैं कि ए बी सी सारे पैरेलल हैं. तो अब ये कंक्लूजन ठीक नहीं है. जो हमने ये सपोज किया था ए प्लस बी प्लस सी इज नॉट इक्वल टू 0, ये कंक्लूजन ठीक नहीं है. कंक्लूजन फिर क्या है, ए प्लस बी प्लस सी 0, यानी ए प्लस बी प्लस 0 हो तो फिर ए क्रॉस ए प्लस बी प्लस सी 0 आएगा. इस तरह बी क्रॉस ए प्लस बी प्लस सी भी 0 आएगा. इस तरह सी क्रॉस ए प्लस बी प्लस सी भी 0 आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, इफ ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 एंड ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0 प्रूव दैट एट लीस्ट वन ऑफ देम इज अ नल वेक्टर. दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट 0 है और उन्हीं दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट भी 0 है. आपने ये साबित करना है कि दोनों वेक्टर में से कम एक नल वेक्टर है. नल वेक्टर से क्या मुराद है, 0. क्या कैसे कर सकते हैं, वैसे तो उससे साबित है ए डॉट बी 0 होने का मतलब क्या है कि या तो ए और बी में से दोनों 0 हैं, दोनों में से एक 0 है, ए और बी में से एक वेक्टर 0 है, या फिर दोनों परपेंडिकुलर हैं. ठीक है ना, देखते हैं हम. ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 क्या बताता है आपको, आइदर ए और बी इज 0 और वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी. ठीक है, और जब आप ए क्रॉस बी 0 लेते हैं तो ये क्या इम्प्लाई करता है, आइदर ए और बी इज 0 और ए इज पैरेलल टू बी. अब आप ये एक्सेप्ट नहीं करते, साबित क्या करना है कि इन दोनों में से कोई एक नल वेक्टर है. आप कहते हैं दोनों ही नल वेक्टर नहीं है, ना ए ना बी.
तो फिर जो ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 से कंक्लूजन निकला वो तो फिर ये है, ए बी के परपेंडिकुलर है। हम इसे मान लेते हैं। हमने कहा कि ये नहीं है तो फिर ये होगा। अब अगर ए और बी दोनों ही नल वेक्टर नहीं है तो फिर जो ये सेकंड केस है, फिर हमें ये भी मानना पड़ेगा कि ए और बी पैरेलल है। तो ये तो अब नहीं हो सकेगा। दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर हैं तो अब वो पैरेलल कैसे हो सकेंगे? बात क्लियर हो रही है कि अगर हम ये चीज़ सपोज कर लें कि ये नहीं है, ए और बी दोनों ही नल वेक्टर नहीं है, तो फिर हमें ये दोनों ही मानने पड़ेंगे ना। ए और बी परपेंडिकुलर भी हैं और पैरेलल भी हैं। तो क्या ये माना जा सकता है? नहीं माना जा सकता। तो फिर मजबूरी है, किसको मानेंगे? ठीक है, तो दोनों कंडीशन से ये आर्गूमेंट सही होगा ना। ये तो आर्गूमेंट है, इसमें आप आर्गूमेंट ही देंगे कि एक वक्त में दो वेक्टर्स पैरेलल और परपेंडिकुलर नहीं हो सकते, और जो हमारे पास ऑप्शंस हैं उनके मुताबिक फिर कम से कम एक वेक्टर को नल वेक्टर होना पड़ेगा। तो आप यहाँ क्या कहेंगे फिर? सिंस ए एंड बी cannot be perpendicular and parallel at the same time पे वो परपेंडिकुलर पैरेलल नहीं हो सकते। सो क्या होना चाहिए? आइदर ए और बी इज अ नल वेक्टर। यही हमने साबित करना था। ये अभी जो हमने पहले क्वेश्चन किया उसका रिवर्स लग रहा है। इफ़ ए प्लस बी प्लस सी 0 के इक्वल है, देन प्रूव दैट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस सी इज इक्वल टू सी क्रॉस ए, और एंड डिड्यूस द लॉ ऑफ साइन फॉर प्लेन ट्राइंगल्स। तो जो पीछे एक हमने लास्ट क्वेश्चन किया है उसका रिवर्स है। कंडीशन क्या दी हुई है? ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसकी क्रॉस प्रोडक्ट लें ए के साथ, ए प्लस बी प्लस सी 0 आ जाएगा। क्या बन जाएगा? ए क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी इज इक्वल टू 0। सिमिलर वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट 0। ए क्रॉस बी हम अगर उसको उधर ले जाएं तो आ जाएगा माइनस ए क्रॉस सी, और ये बनेगा ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी क्रॉस ए। जो रिलेशन दी हुई थी ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, मैंने सिर्फ उसकी क्रॉस प्रोडक्ट लिया ए के साथ। इसी तरह अगर आप इसकी बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लें, बी क्रॉस ए प्लस बी प्लस सी, तो वो आ जाएगा बी क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू 0। अब ये बी क्रॉस ए अगर इसको रिवर्स करें हम तो ये आ जाता है माइनस ए क्रॉस बी, और बी क्रॉस बी तो 0 हो गया, और ये आया बी क्रॉस सी। यहाँ से बी क्रॉस सी किसके इक्वल आ गया? ए क्रॉस बी के। ए क्रॉस बी जो है सी क्रॉस ए के भी इक्वल है, और ए क्रॉस बी जो है बी क्रॉस सी के इक्वल भी है। इन दोनों रिलेशंस को अगर हम कंबाइन करें combining
2 एंड 3 जी, 2 और 3 को कंबाइन करें तो हमारे पास आता है A क्रॉस B इज इक्वल टू B क्रॉस C इज इक्वल टू C क्रॉस A। ये तो आ गया, एक काम तो हो गया। अब उसने कहा था डिड्यूस द लॉ ऑफ साइन। लॉ ऑफ साइन आपको याद होगा यकीनन, बोलें ज़रा जल्दी से, किसको याद है लॉ ऑफ साइन? हाँ जी, अब नहीं बोल रहे, बड़ा बोल रहे थे, अब इधर से बड़ी बातें आ रही थी, अब बोलो ना ज़रा। लॉ ऑफ साइन बस लिखा लिखाओ, साइन थीटा, आगे हैं, ये लॉ ऑफ साइन है। लॉ ऑफ साइन, लॉ ऑफ कोसाइन याद है किसी को? बहुत अच्छे। डिडक्शन ऑफ लॉ ऑफ साइन, चलें ये लिखें, ए क्रॉस बी बराबर है, हमने कहाँ से लिखा, इक्वेशन नंबर 2 से। इक्वेशन नंबर 2 पे ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी क्रॉस ए। लॉ ऑफ साइन के लिए आप डायग्राम बना लें। वर्टेक्स ए, बी और सी, और ये वाला एंगल आप क्या लेते होते हैं, अल्फ़ा, ये बीटा और ये गैमा, ठीक है। अब ज़रा देखते हैं, जब ए क्रॉस बी सी क्रॉस ए के इक्वल है तो ये क्या आएगा, वेक्टर ए मैग्नीट्यूड इनटू, इसकी यहाँ से ज़रा देख लीजिएगा, ए क्रॉस बी बराबर है सी क्रॉस ए के, तो इनकी मैग्नीट्यूड्स भी इक्वल होंगी। ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू सी क्रॉस ए मैग्नीट्यूड, ठीक है। यहाँ से आपके पास आएगा ए मैग्नीट्यूड, बी मैग्नीट्यूड और साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। ए और बी के दरमियान एंगल नज़र आ रहा होगा आपको, क्या है, ये वर्टेक्स ए जो है इसके सामने वाली साइड क्या होती है, स्मॉल ए, वर्टेक्स बी के सामने वाली साइड और इसके सामने वाली स्मॉल सी। मैंने ए और बी के दरमियान एंगल लेना है, ए और बी के दरमियान एंगल, तो यहाँ आएगा साइन गैमा, सी मैग्नीट्यूड, ए मैग्नीट्यूड, सी और ए के दरमियान एंगल क्या है, तो यहाँ आएगा साइन बीटा। ये ए मैग्नीट्यूड और ए मैग्नीट्यूड तो कैंसिल हो जाएगी, और बी मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होती है, उसको बी लिख लेते हैं, बी साइन गैमा इज इक्वल टू सी साइन बीटा, या फिर आप लिखेंगे बी ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। अभी भी आपको पता नहीं चला होगा कि लॉ ऑफ साइन क्या है, यकीनन नहीं पता चला। इक्वेशन नंबर 3 आप लें, आप वहां से करते हैं। इक्वेशन नंबर 3 क्या है, आपने साबित किया है बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी, तो इनकी मैग्नीट्यूड्स भी इक्वल होंगी, और ये आ जाएगा बी मैग्नीट्यूड, सी मैग्नीट्यूड, बी और सी के दरमियान एंगल क्या नज़र आ रहा है, बी और सी के दरमियान एंगल अल्फ़ा, तो साइन अल्फ़ा यहाँ आ जाएगा, साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड, बी मैग्नीट्यूड, और ए और बी के दरमियान क्या एंगल है, गैमा, साइन गैमा। यहाँ से बी कैंसिल हुआ, ये जो सी मैग्नीट्यूड है, ऐसे सी लिख लेते हैं, सी साइन अल्फ़ा, इसको ए लिख लेते हैं, ए साइन गैमा, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, सी ओवर साइन गैमा इज इक्वल टू ए ओवर साइन अल्फ़ा। ये इक्वेशन नंबर 5 हो गई। 4 और 5 को कंबाइन कराएं, कंबाइनिंग 4 एंड 5 जी। 4 क्या है, ए ओवर साइन अल्फ़ा
बराबर है सी ओवर साइन गैमा के, और वो बराबर है किसके, बी ओवर साइन बीटा, और वो बराबर है किसके, सी ओवर। ये था लॉ ऑफ साइन जो मैं आपसे पूछ रहा था और आप नहीं बता रहे थे। आज आपकी क्लास को भी दिखा दिया जाए बाकियों को कि ये बीएस के मैथ के बच्चे हैं, बच्चियां भी, जिनको लॉ ऑफ साइन का नहीं पता और पढ़ रहे हैं वेक्टर एनालिसिस बीएस मैथ। लॉ ऑफ साइन का नहीं पता तो लॉ ऑफ कोसाइन का भी नहीं पता होगा, वो तो इससे ज़्यादा मुश्किल है। तो इस तरह से हमने लॉ ऑफ साइन प्रूव कर लिया। चलें, आज मैं आप क्लास लोगों को नहीं दिखाता आपकी, कल दिखाऊंगा, ठीक है। थैंक यू।